A very good morning to all of you students. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों, आज हम कोपल पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं। शब्द विचार मोर्फोलॉजी। हम शुरू करते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। एक से अधिक वर्ण क्या होते हैं? हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, हमारे पुराने चैप्टर में पढ़ा था। वर्ण और अक्षर किसे कहते हैं? वर्ण होता है अ आ इ ई क ख ग, ये सब वर्ण होते हैं। इनको मिलाकर शब्द बनते हैं। जैसे इंग्लिश में ए बी सी डी वर्ण होते हैं, ए डबल बी एल ई एप्पल होता है, बी ओ वाई बॉय होता है। इनको मिलाकर एक स्पेलिंग बनती है, एक वर्ड बनता है। वैसे ही हिंदी में क ख ग अ आ इ ये वर्ण होते हैं। जैसे कि क म ल, घर, कुर्सियाँ, टेबल, ये सब शब्द होते हैं जो वर्णों को मिलाकर बनाए जाते हैं। शब्द निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि वर्णों को उचित क्रम में रखा जाए। अगर हमें एक सही शब्द बनाना है तो हमें उसको उचित क्रम में रखना बहुत ज़रूरी है, हर एक वर्ण को। जैसे हम लिख रहे हैं अनार, तो हम लिखेंगे अ ना र, हम अ र ना नहीं लिखेंगे, वो एकदम रॉन्ग हो जाएगा। क्रमबद्ध मतलब सीक्वेंस में। हमको लिखना है एप्पल, तो ए डबल पी एल ई एप्पल लिखेंगे। हम ऐसा नहीं लिखेंगे ए एल ई डबल पी, ये एकदम सीक्वेंस में नहीं होगा, रॉन्ग वर्ड बन जाएगा। वर्णों का क्रम यदि उचित ना हो तो तथा उस समूह का कोई अर्थ ना निकले तो परिभाषा के अनुसार उसे शब्द नहीं कहा जा सकता। वर्णों का क्रम उचित नहीं हो, उस शब्द का कोई अर्थ ना निकले तो उसको शब्द या वर्ड नहीं कहते हैं। शब्द की परिभाषा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह से मतलब है जो सही सीक्वेंस में लिखे हुए हों, उन्हें समूह कहते हैं। जैसे सलज, क्वेश्चन मार्क है, आप देखेंगे पिक्चर में क्वेश्चन मार्क है सलज में, इसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस वर्ड है। सजल एक बच्चे का नाम है, सजल। सलज का कोई अर्थ नहीं होता। वर्णों का क्रम बदलने पर वर्ण समूह सार्थक सजल हो जाता है। सजल किसी का नाम हो सकता है। सजल का अन्य अर्थ है जल से परिपूर्ण। सजल का अर्थ है जो जल से परिपूर्ण होता है, उसे सजल कहा जाता है। अतः सजल शब्द है। सजल एक शब्द है जिसका अर्थ भी निकल रहा है और किसी का नाम भी हो सकता है। शब्द व पद में अंतर। सामान्यतः शब्द और पद को एक ही समझ लिया जाता है, परंतु दोनों में अंतर है। सामान्य जो शब्द होते हैं, सामान्यतः मतलब नॉर्मली जो शब्द और पद होते हैं उनको हम एक ही समझते हैं, पर उनमें डिफरेंस होता है, अंतर होता है। सार्थक वर्ण समूह यदि स्वतंत्र हैं, जैसा कि शब्दकोश में होता है, तो उसे शब्द कहते हैं। सार्थक वर्ण समूह जब होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, जैसे शब्दकोश में होते हैं, तो वो शब्द कहलाते हैं। यदि सार्थक वर्ण समूह का प्रयोग वाक्य में होता है, सार्थक वर्ण समूह का प्रयोग वाक्य में होता है, वह शब्द नहीं रहता, पद हो जाता है। जैसे किसी सेंटेंस में हम उसको यूज़ कर लेते हैं तो वह एक शब्द ना रहकर पूरा पद कहलाता है, एक लाइन कहलाती है। जैसे कविता एक शब्द है, इसका वाक्य में प्रयोग करने पर कविता पत्र लिखती है, यह कविता शब्द नहीं, पद है। अब कविता अगर हम सिंगल ले रहे हैं तो हम एक वर्ड लिख रहे हैं कविता, तो हम इसको शब्द बोल सकते हैं क्योंकि क्रमबद्ध समूह है वर्णों का। और अगर हम उसको यूज़ करते हैं सेंटेंस में कविता पत्र लिखती है, तो कविता शब्द नहीं, पद बन जाता है। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद पद कहलाता है। शब्द जब कोई भी शब्द किसी भी वाक्य में या सेंटेंस में यूज़ हो जाता है तो वह पद कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण के 5 आधार हैं। शब्दों के जो वर्गीकरण है अलग अलग, उनके 5 आधार हैं। क अर्थ के आधार पर वर्ण बनता है। क रचना अथवा बनावट के आधार पर। ग स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर। घ प्रयोग अथवा प्रयोग के आधार पर। ड विकार के आधार पर। जैसा कि पिक्चर्स दी गई हैं, सर्कल सर्कल पर लिखा है, अर्थ के आधार पर, स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर, रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण है ये सब। प्रयोग के आधार पर, विकार के आधार पर, मतलब अर्थ के आधार पर हो गया कि उसके जो शब्द का अर्थ है वो होगा, उसके आधार पर भी उसका वर्गीकरण हो जाता है। रचना और बनावट के आधार पर भी वर्गीकरण होता है। स्रोत तथा उत्पत्ति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हमने उसे
कि लिखा स्रोत क्या है उसका, वो भी आधार होता है। प्रयोग करने के आधार पर हम कहाँ उसे प्रयोग कर रहे हैं, विकार के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। मीरा अपनी सहेली रेवा के साथ मेला देखने जा रही थी। माँ ने कहा, जाने से पहले खाना बाना खा लो बेटा। उपयुक्त वाक्य में बाना शब्द को छोड़कर अन्य सभी शब्दों के अर्थ हैं वे सार्थक शब्द हैं। अब जब वो मेला देखने जा रही थी मीरा, उसकी मम्मा ने कहा कि बेटा खाना बाना खा लो, तो खाना तो ठीक है पर बाना तो मीनिंगलेस वर्ड है, उसका कोई अर्थ नहीं है। उपयुक्त वाक्यों में बाना शब्द को छोड़कर अन्य सभी शब्दों के अर्थ हैं वे सार्थक शब्द हैं। बाना का कोई अर्थ नहीं, अतः वह निरर्थक शब्द है। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। अतः अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब अर्थ के आधार पर भी, जैसे हमने पहले पढ़ा, अर्थ के आधार पर वर्गीकरण होता है, तो उस अर्थ के भी दो पार्ट हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्दों के भेद। अब देखिए बच्चों, सार्थक शब्दों के भेद। सार्थक शब्दों के दो भेद हैं, एकार्थी शब्द ख अनेकार्थी शब्द। सार्थक शब्दों के दो भेद हैं, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द, जैसे केला चावल आदि, इनका एक ही अर्थ होगा। अनेकार्थी जिन शब्दों के कई अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे दल के कई अर्थ है, समूह, पत्ता, पार्टी। अब दल के कितने अर्थ, 3 अर्थ बताए यहाँ पे, समूह, पत्ता और पार्टी, ये 3 अर्थ हो गए दल के, तो ये अनेकार्थी शब्द कहलाएंगे। सार्थक शब्दों के प्रकार: पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, द्विविरुक्त एवं युग्म शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये सार्थक शब्दों के मेल हैं। क पर्यायवाची शब्द समान अर्थ बताने वाले शब्द समानार्थी अथवा पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे सुमन, कुसुम, प्रसून, तीनों का एक ही अर्थ है, पुष्प, फूल। अतः ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। आप जानते होंगे बच्चों पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जो समान अर्थ बताते हैं, कितने भी वर्ड्स होगा उनका मीनिंग एक ही होगा। ख विलोम शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले, ऑपोजिट, एक दूसरे का विपरीतार्थक बताने वाले विपरीतक शब्द अथवा विलोम शब्द कहलाते हैं। एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द कहलाते हैं। ग श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द वह शब्द जो सुनने में समान लगते हैं। श्रुति सम मतलब सुनने में समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ पूर्णतः अलग होते हैं। मतलब अगर हमको सुनने में सेम लग रहे हैं पर उनके अर्थ बिल्कुल डिफरेंट है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे सर व शर में सर का अर्थ सरोवर है तथा शर का अर्थ तीर है, अतः ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं। दोनों को हम प्रोनाउंस सेम कर सकते हैं, दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं पर प्रोनाउंस सेम नहीं कर सकते, पर दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। द्विविरुक्त एवं युग्म शब्द वे शब्द जिनका प्रयोग एक साथ 2 बार होता है वे द्विविरुक्त शब्द होते हैं। जैसे कहते कहते, रह रहकर, जा जाकर, चल चल कर। वे शब्द जो अलग अलग हो किंतु जोड़ के रूप में प्रयुक्त हुए हों उन्हें युग्म शब्द कहते हैं। जैसे सज धज, लिख पढ़ आदि युग्म है। जैसे एक साथ तो बोले जाते हैं पर अलग अलग शब्द होते हैं, वो युग्म होते हैं। और द्विविरुक्त एक ही वर्ड को बार बार बोलते हैं, जैसे रह रहकर, चल चल कर, ऐसे। ड अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जब किसी शब्द समूह अथवा वाक्यांश के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है तो ऐसे शब्दों को वाक्यांश के लिए शब्द कहते हैं। जैसे मिठाई बनाने वाला हलवाई। अब अनेक शब्दों का हो गया। अब हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि जाओ मिठाई बनाने वाले के पास जाओ, जाओ कपड़े इस्त्री करने वाले के पास जाओ, जाओ कपड़े धोने वाले के पास जाओ, या जाओ किसी जूते सीने वाले के पास जाओ। हम उनके लिए एक ही वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो होता है जूते सीने वाले के लिए मोची, कपड़े इस्त्री या धोने वाले के लिए धोबी, और मिठाइयाँ बनाने वाले के लिए हलवाई।
उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। ये सब क्या है कि ये जहाँ से उत्पत्ति हुई, जहाँ से इन शब्दों की उत्पत्ति हुई वे शब्द हैं, जहाँ से शब्द आए, हमने सीखे, इंट्रोड्यूस किए, वे शब्द हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट part in next lecture. Okay students, thank you.